हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, देन हमने इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, ये सारी बातें की थी। एंड लास्ट जो एपिसोड था उसमें हमने पढ़ा था डिविडेंड, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट एंड राइट इशू। बट बायबैक का हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था, बट इस एपिसोड में हम डिटेल में देखेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स। एंड ऑल्सो इसके बाद हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड उनके जो इम्पैक्ट होते हैं मार्केट पे, वो यानी बजट हो गया या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में जो इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते हैं, वो सारी चीज़ें, तो उससे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इन दिस एपिसोड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायबैक ऑफ शेयर्स से। तो बायबैक ऑफ शेयर्स, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि कंपनी क्या करती है, अदर इन्वेस्टर्स से मार्केट में से अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है, यानी बायबैक कर लेती है। तो इसी से ये वर्ड बना है बायबैक। ओके, बाइंग शेयर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। मार्केट में और भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे वापस अपने ही शेयर्स परचेज कर देना, उसको कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। तो अपने शेयर्स परचेज कर लेगी कंपनी, तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इन द मार्केट वो ऑब्वियसली डाउन हो जाएंगे, और मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो इंक्रीज़ होगी। ओके, नेक्स्ट एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि ये जो बायबैक प्राइस है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा रहेगी, बिकॉज अगर बायबैक प्राइस करंट मार्केट प्राइस से कम रहेगी देन कंपनी को वापस शेयर कौन बेचेगा, वो मार्केट में बेचेंगे इससे अच्छा, राइट। तो इसीलिए ऑब्वियसली जो बायबैक प्राइस है वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा रहेगी। एंड बायबैक जो है वो दो तरह से हो सकता है, एक होता है टेंडर ऑफर, एक होता है थ्रू ओपन मार्केट। दोनों ही तरीके से कंपनी करती है बायबैक। तो सबसे पहले डिटेल में देखते हैं कि टेंडर ऑफर क्या होता है। तो टेंडर ऑफर में क्या होगा, एक रिकॉर्ड डेट डिसाइड होती है, उस रिकॉर्ड डेट के 3 दिन पहले, रिकॉर्ड डेट का जो कंसेप्ट है वो सेम वैसा ही है जैसा हमने डिविडेंड्स वगैरह में पढ़ा था या फिर बोनस इशू में पढ़ा था, सेम वही चीज़ है। रिकॉर्ड डेट पे बेसिकली जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के रजिस्टर में होना चाहिए, यानी डीमेट अकाउंट में उसके शेयर आ जाना चाहिए रिकॉर्ड डेट पे। तो इसीलिए इससे जस्ट 3 दिन पहले या फिर उससे भी पहले ख़रीदा हुआ होगा शेयर हमारा, देन हम एलिजिबल होंगे, हम बायबैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब अप्लाई करेंगे कैसे, बिकॉज ये टेंडर ऑफर है। नेक्स्ट जो है ओपन मार्केट, उसमें तो कोई होता ही नहीं हमारा, हम इन्वॉल्व ही नहीं होते उसमें कंपनी डायरेक्ट मार्केट से खरीदती है। ओके, तो टेंडर ऑफर में ही ये रिकॉर्ड डेट वगैरह का चक्कर होता है, बाकी ओपन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमारा जो ब्रोकर है उसके पास एक फैसिलिटी होगी, यानी एक, अगर आपके पास एप्लीकेशन होगी तो उस केस में एप्लीकेशन में जाके आप कर सकते हैं, या फिर कॉल वॉल करके भी आप कर सकते हैं अगर फुल सर्विस वगैरह ब्रोकर है तो। ओके, तो इसमें क्या होगा, शेयर होल्डर्स क्या कर, एक 10 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है जो कंपनी देती है, 10 दिन का टाइम पीरियड। उसके अंदर 10 दिन के बीच में ही शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है फॉर बायबैक, एंड उनको अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स वगैरह, कितने शेयर्स उनको बायबैक में मतलब कंपनी को ऑफ़र करने हैं, वो सारी चीज़ें उनको फिलअप करनी पड़ती है एंड ब्रोकर की साइट पे पूरा अप्लाई करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए कि कंपनी ने बायबैक निकाला है कितने का, 10 लाख शेयर्स का। कंपनी मार्केट से, मतलब कंपनी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे 10 लाख शेयर्स वापस लेना चाहती है। देन अगर शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन जो है, फॉर एग्जांपल जितनी भी एप्लीकेशंस आई है ब्रोकर के पास टोटल, और ब्रोकर आगे भेजता है, तो जितनी भी कंपनीज़ के पास एप्लीकेशंस आई है फॉर बायबैक, सपोज़ कीजिए वो 20 लाख आ गई, बट उसके हिसाब से हमें रेशियो सेट करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी ऐसा नहीं है कि 20 लाख शेयर्स आ गए तो 20 लाख बायबैक कर देगी, ऐसा नहीं। जो फिक्स हुआ है बायबैक 10 लाख शेयर्स, उतना ही कंपनी को बायबैक करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा एप्लीकेशन आ गई है देन रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे, 10 लाख शेयर्स थे, यहाँ पे 20 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई तो कितना हो जाएगा, हर शेयर होल्डर ने जितने भी 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 5 मिलेंगे, 20 के लिए अप्लाई किया होगा तो 10 मिलेंगे, यानी डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ऑब्वियसली 10 लाख शेयर्स के हिसाब से बायबैक हो जाएगा। एंड शेयर होल्डर को मेल आ जाएगा कि उसके इतने शेयर्स बायबैक के लिए चले गए हैं, एंड उसके डीमैट अकाउंट से वो शेयर्स हट जाएंगे एंड उसके बैंक में पैसे आ जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस होता है बेसिकली फॉर टेंडर ऑफर। बट इन ओपन मार्केट में क्या होगा, ऐसा कोई लफड़ा नहीं होगा, ना रिकॉर्ड डेट का, हम इन्वॉल्व ही नहीं होंगे
इस प्रोसेस में उसमें क्या होगा, कंपनी को सपोज़ कीजिए वही एग्जांपल 10 लाख शेयर्स बायबैक करने और प्राइस डिसाइड की है 50 पर शेयर, यानी 50 पर शेयर में क्या करेगी कंपनी, मार्केट से वो शेयर्स खरीदेगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी मार्केट से शेयर खरीदेगी और इसमें बेसिकली 6 मंथ के आसपास टाइम मिलता है, धीरे धीरे कंपनी क्या करती है, मार्केट से खरीदती है शेयर्स। और जैसे ही खरीदती रहती है तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो है मार्केट में वो ऑब्वियसली कम होते जाते हैं एंड मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज़ होगी, बिकॉज नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होते जा रहे हैं। तो उस केस में मार्केट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी धीरे धीरे, जैसे जैसे कंपनी खरीदती जाएगी। एंड इफ़ इन केस क्या होता है 50 से ज़्यादा पर शेयर प्राइस चली जाती है, मार्केट प्राइस बढ़ते बढ़ते 50 से भी ज़्यादा चली जाती है, देन ऐसा नहीं है कंपनी 50 में खरीदती रहेगी, ऐसा नहीं है। बिकॉज कंपनी का मेन बायबैक में ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है कि शेयर प्राइस को थोड़ा इंक्रीज़ कराना, बिकॉज कंपनी को लग रहा है कि वो जो शेयर की प्राइस चल रही है वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो इसीलिए जनरली ये जो कंपनीज़ है ये बायबैक लाती है। ओके, तो जैसे ही मोर देन 50 पर शेयर हो जाएगी देन कंपनी क्या करेगी, बायबैक का प्रोसेस रोक देगी एंड उससे ज़्यादा बायबैक नहीं करेगी। ओके, तो ये प्रोसेस रहता है पूरा ओपन मार्केट का। अब रियल सिचुएशन देख लेते हैं। ये जैसे कंपनीज़ है, इन्फोसिस इज़ अ लेटेस्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखिए ये ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज है एंड यहाँ पे कहीं कहीं जगह टेंडर ऑफर है। ये दूसरी कंपनीज़ है, कोई कंपनी टेंडर ऑफर के ज़रिए कर रही है एंड कोई कंपनी ओपन मार्केट में कर रही है। एंड रिकॉर्ड डेट आप देखेंगे सिर्फ टेंडर ऑफर है जिन कंपनीज़ में, वहीं पे रिकॉर्ड डेट दिखेगी आपको, बिकॉज मैंने बताया था, बिकॉज हम इन्वॉल्व होते हैं, हम कंपनी को ऑफ़र करते हैं कि हमारे ये शेयर्स बायबैक के लिए डालते हैं। बट इन केस ऑफ ओपन मार्केट हम इन्वॉल्व नहीं होते, कंपनी खुद मार्केट से परचेस करती है। ओके, और ये बहुत सारी कंपनीज़ आप देख सकते हैं, आप अपनी ब्रोकर की साइट पे जाके देख सकते हैं, मनी कंट्रोल या फिर और भी कई सारी साइट्स जो होती है वो ये प्रोवाइड कराती है इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन सी कंपनीज़ का बायबैक आ रहा है। जैसे डिविडेंड्स के लिए मैंने बताया था, वैसे ही सेम इसका भी केस है। इसमें आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज़ बायबैक कर रही है, कौन कौन सी कंपनीज़ डिविडेंड दे रही है, कौन कौन सी कंपनीज़ स्टॉक स्प्लिट कर रही है, जो मैंने लास्ट एपिसोड्स में बताया था। तो ये आप इजीली चेक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं बायबैक के कुछ इफ़ेक्ट्स क्या क्या होता है। वैसे कई सारी चीज़ें होती है, बट हम देखते हैं जितना भी। तो सबसे पहला जो मेन है वो है अर्निंग्स पर शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो क्यों? बिकॉज अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अर्निंग्स यानी कंपनी ने जितना भी अर्न किया है डिवाइड कर देंगे आउटस्टैंडिंग शेयर्स से। अब आप समझ गए होंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है EPS इंक्रीज़ हो जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर कम हो रहा है, देन EPS इंक्रीज़ हो जाएगा। तो फिर भी हम एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सो सपोज़ कीजिए एक कंपनी है जिसके टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं 1 लाख और कंपनी बायबैक करना चाह रही है 10,000 शेयर्स को। ओके, यानी 10,000 शेयर्स कम हो जाएंगे, देन आफ्टर बायबैक कितने शेयर्स बचेंगे, 90,000, राइट। बिकॉज बायबैक करते ही कंपनी ने क्या किया, अपने शेयर्स वापस ले लिए मार्केट से। ओके, तो पहले सपोज़ कीजिए अर्निंग्स जो थी 5 लाख की थी, अर्निंग्स सेम रखेंगे ताकि समझ में आए। तो अर्निंग्स 5 लाख की थी एंड डिवाइड किया हमने आउटस्टैंडिंग शेयर्स जितने भी है मार्केट में पहले बिफोर बायबैक 1 लाख, राइट। तो 5 पर शेयर हो गया अर्निंग्स पर शेयर। ओके, यानी एक शेयर पे 5 रुपये की अर्निंग हुई है। एंड आफ्टर बायबैक क्या होगा, अर्निंग्स वही है, सपोज़ की करते हैं 5 लाख एंड डिवाइड करेंगे हम किससे, 90,000 से, बिकॉज आफ्टर बायबैक 90,000 ही बचे। ओके, तो अब अर्निंग पर शेयर कितना हो गया, 5.55 पर शेयर। ओके, तो अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज़ हो गया 0.55 से। तो ये एक तरीका भी होता है आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करना अपना अर्निंग्स पर शेयर। ओके, तो इसमें आप केयरफुल रहना, क्योंकि कई ऐसी कंपनीज़ है जो अपना अर्निंग्स पर शेयर इम्प्रूव करने के लिए भी बायबैक करते हैं। और हम अगर अचानक से देखेंगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो हमें लगेगा कि पहले पिछले साल अर्निंग्स पर शेयर इतना था एंड नेक्स्ट ईयर इतना हो गया। तो हम ऐसा न सोचें कि उसकी अर्निंग्स इंक्रीज़ हुई है, हमें हमेशा अर्निंग्स देखनी है। बिकॉज अर्निंग्स यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 लाख की है, बट आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो है वो कम हो गए हैं। ओके, और भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट होगा, सपोज़ कीजिए एक शेयर होल्डर है जिसने परचेज़ किया था 20 रुपीज़ में एक पर्टिकुलर शेयर। ओके,
एक शेयर परचेज़ किया है शेयर होल्डर ने 20 रुपीज़ में, एंड कंपनी जो है टोटल शेयर्स है कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स, एंड बायबैक कर रही है सेम 10,000 शेयर्स, और बायबैक प्राइस है इस बार 35। ओके, तो 35 जो है वो बायबैक प्राइस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर शेयर होल्डर कंपनी में सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाह रहा है देन वो शेयर कंपनी को वापस दे के निकल सकता है और अपना वो प्रॉफिट बना सकता है 15 एक शेयर पे। ओके, क्यों? बायबैक प्राइस है 35 एंड उसने ख़रीदा था 20 में, तो वो 15 प्रॉफिट बना सकता है इजीली कंपनी को अपना शेयर वापस दे के। और अगर कंपनी का जो बायबैक ऑफ़र है उसमें शेयर होल्डर ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं, यानी शेयर होल्डर ने ऑफ़र किया ही नहीं कंपनी को अपना शेयर, देन उस केस में क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, और कोई ना कोई तो कर ही लेगा, राइट? बिकॉज यही शेयर होल्डर थोड़ी है, और भी कई सारे शेयर होल्डर्स हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जितना था शेयर बायबैक उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई थी बायबैक के लिए। ओके, बायबैक ऑफ़र के लिए। तो अब क्या होगा? ये नहीं खरीदेगा, बट इसके जैसे और भी कई सारे शेयर होल्डर होंगे, वो तो कंपनी को शेयर दे देंगे एंड वो पैसा ले लेंगे 35 रुपीज़ पर शेयर, राइट? तो उस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएंगे, तो मार्केट प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मार्केट प्राइस सपोज़ करते हैं पहले थी 20 एंड अब हो गई 25, देन ऑल्सो वो 5 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब बेचेगा तभी रियलाइज़ होगा, अभी ये अनरियलाइज प्रॉफिट है बिकॉज अभी उसने शेयर बेचा नहीं है, जब बेचेगा तब हो जाएगा, बट फिर भी उसके जो मार्केट प्राइस है उसके शेयर्स की वो 25 हो जाएगी, यानी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो दोनों ही कंडीशन में शेयर होल्डर को बेनिफिट है। एंड और भी कुछ चीज़ें हैं बायबैक से रिलेटेड। सबसे पहले, जब भी एक्सेस कैश होता है कंपनी के पास एंड उसके पास ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी कहीं इन्वेस्ट करने लायक कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं है कंपनी के पास, देन कंपनी शेयर बायबैक कर देती है बिकॉज एक्सेस कैश पड़ा है उसके पास। ओके, तो शेयर्स बायबैक हो जाएंगे, शेयर कैपिटल कम हो जाएगी एंड ऑल्सो जो कैश है वो भी कम हो जाएगा, और कैश किसके पास चला जाएगा? शेयर होल्डर्स के पास, एंड उनका शेयर वापस कंपनी के पास आ जाएगा और वो बेसिकली कम हो जाएंगे उतने शेयर्स मार्केट से। और एक और चीज़ होती है, जब स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड होता है तब कंपनीज जनरली बायबैक करती है, बिकॉज कंपनी को जैसे ही लगता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, देन स्टॉक प्राइस को वापस थोड़ा लेवल पे लाने के लिए वो बायबैक कर सकती है, बिकॉज मैंने बताया कि शेयर प्राइस जो है वो बायबैक के बाद इंक्रीज़ हो जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी ऑन पर शेयर बेसिस। जैसा हमने देखा अर्निंग्स पर शेयर इंक्रीज़ हो गया था जैसे ही हमने नंबर ऑफ़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम कर दिए। अर्निंग्स भले ही उतने की उतनी है, देन ऑल्सो पर शेयर बेसिस पे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो गया था, राइट? एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए भी ऐसा करती है कंपनी। अगर उनको लगता है कि हमें कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए प्रोमोटर्स का अबाउट देयर कंपनी, देन ऑल्सो वो अपने ही शेयर्स बायबैक कर देते हैं अगर उनको ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है एंड फिर भी कंपनी जो है कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती है अपना, देन वो अपने ही शेयर्स मार्केट से परचेज कर देती है थोड़ी ज़्यादा रेट पे। ओके, एंड ऑल्सो टू सपोर्ट द शेयर प्राइस फ्रॉम डिक्लाइनिंग मार्केट। अगर मार्केट बहुत डाउन जा रहा है, जैसे कोविड सिचुएशन के कारण डाउन जा रहा था मार्केट, देन कई कंपनीज़ ने क्या किया था, बायबैक लेके आई थी कई कंपनीज़, ताकि शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ना गिर जाए। बिकॉज एक ऐसा टाइम आता है शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है एंड गिरती रहती है, देन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड वो सेल करके ही निकलना चाहते हैं फिर। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आ जाए, एक नॉर्मल लेवल तक चलता है, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ जाए, उससे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, सपोर्ट करने के लिए बायबैक लाती है। ओके, जैसे कोविड के सिचुएशन में कई सारी कंपनीज बायबैक लाई थी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड उनके जो इम्पैक्ट पड़ते हैं मार्केट पे वो। जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में भी देखा था कि कंपनी जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कंपनी पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है, लाइक कंपनी की अर्निंग्स हो गई, या फिर कंपनी के बारे में कुछ न्यूज़ आ गई, या फिर कंपनी को डायरेक्टली अफेक्ट करे ऐसी कोई न्यूज़ आ गई। बट ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जो कंपनीज़ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो वही सारी चीज़ें हम इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आपने नाम भी सुना होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, जो लाती है RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का।
एंड क्यों लाती है? बिकॉज ये सप्लाई को कंट्रोल में रखती है, मनी के सप्लाई को कंट्रोल में रखती है बाय कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट्स। ओके, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कभी ज़्यादा कर देती है, कभी कम कर देती है, ताकि बैलेंस बना रहे ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन में। ओके, इन दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो करती है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। एंड मॉनेटरी पॉलिसी में कई सारी चीज़ें आती है, लाइक रिवर्स रेपो रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, और भी कई सारी सीआरआर हो गया, कई सारी चीज़ें आती है, बट बेसिक चीज़ें बात करेंगे हम जो मेनली इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले बेसिक देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट्स होती है जैसे ही इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियस सी बात है जो बोरोइंग रेट्स है वो भी इंक्रीज़ होगी। जो कंपनीज बोरो करती है लोन्स वगैरह बैंक से या फिर किसी से भी, राइट, तो वो भी इंक्रीज़ होगी। तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी कंपनीज़ की भी एंड इकोनॉमी की भी। ओके, इकोनॉमी भी थोड़ी डाउन जाएगी एंड ग्रोथ भी है कंपनीज़ की वो भी डाउन जाएगी, बिकॉज कंपनीज़ जो है वो बोरो करके जो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने वाली है वो नहीं करेगी। ओके, बिकॉज बोरिंग रेट्स जो है वो एक तरह का हर्डल आ जाएगा उनके ग्रोथ के बीच में। तो इंटरेस्ट रेट से क्या हुआ, बोरिंग रेट्स इंक्रीज़ हुई, ऑब्वियस सी बात है, तो ग्रोथ कर नहीं पाएगी कंपनीज एंड इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डाउन जाती है अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दे आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को। और सेम इसका उल्टा करें तो इंटरेस्ट रेट्स अगर कम होगी देन ऑब्वियसली बोरिंग रेट्स भी कम होगी, देन कंपनीज जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करेगी, अच्छा कंपनी और ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी नए नए प्रोजेक्ट्स में बाय बोरोइंग जैसे करेगी, एंड साथ ही में उस पैसे को इन्वेस्ट करती जाएगी। तो इससे क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी एंड कंज्यूमर्स भी अच्छा खासा स्पेंड कर सकते हैं, राइट। और इन्फ्लेशन इसके कारण हाई हो जाएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स जैसे ही कम होगी तो कंपनी का तो ठीक है एंड कंज्यूमर्स भी है जो इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी ऐसी चीज़ में जिससे इंटरेस्ट रेट्स कम मिले, राइट, तो वो पैसा अपने पास रखेंगे, तो इनफ्लो जो है मनी का वो हो जाएगा सिस्टम में, तो इससे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी। ओके, इन्फ्लेशन रेट्स जो है वो इंक्रीज़ होगी इन सब से। नेक्स्ट इज जो रेपो रेट है, रेपो रेट बेसिकली क्या होता है, हमें अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम बैंक्स के पास जाते हैं, बट बैंक्स को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से पैसा लेती है। बैंक क्या करती है, आरबीआई से पैसा लेती है, तो उस आरबीआई जो रेट चार्ज करता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स भी इंक्रीज़ होगी, बिकॉज आरबीआई अगर ज़्यादा रेट पे पैसा देगा बैंक्स को तो बैंक्स भी आगे लोगों को, कॉर्पोरेट्स को क्या करेगी, ज़्यादा रेट्स पे पैसा देगी, इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा पे पैसा देगी, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स या फिर इंटरेस्ट रेट हम कह सकते हैं इंक्रीज़ होता है, देन ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा डाउन जाता है। वाई, जैसा कि मैंने पहले बताया, कंपनीज़ जो है वो ग्रो नहीं कर पाती और ज़्यादा अच्छी स्पीडली जो ग्रोथ होती है वैसी ग्रोथ मिल नहीं पाती कंपनी को, बिकॉज हर चीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए एंड नए नए प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए तो चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए जो मार्केट है वो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज़ रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है, सेम उसका रेपो रेट का उल्टा। उस केस में क्या होता था, बैंक्स को पैसा चाहिए होता था, इसमें अगर आरबीआई को पैसा चाहिए देन वो किससे ले सकती है, बैंक से पैसा ले सकती है। और आरबीआई जब भी बैंक से पैसा लेती है, बोरो करती है मनी, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट जब भी इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियस सी बात है बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बैंक्स क्या करती है, बैंक्स की जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा होती है फिर, बिकॉज आरबीआई से इंटरेस्ट अच्छा मिलता है। देन उस केस में क्या होता है, जो कंपनीज़ है उसको पैसा न देकर बैंक्स क्या कर सकती है, आरबीआई को ज़्यादा पैसा दे सकती है, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कंपनी को लॉस हो सकता है, कंपनीज डूब सकती है, कंपनी की ग्रोथ पे इफेक्ट जा सकता है, कंपनी में नेगेटिव इफेक्ट जा सकता है। देन उस केस में डिफ़ॉल्ट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट इन केस ऑफ आरबीआई डिफ़ॉल्ट का कोई चांस ही नहीं है, आरबीआई कहीं जाने वाला है नहीं, तो आरबीआई को ज़्यादा प्रेफर करेगी फिर पैसा देना बैंक्स। तो यहाँ जो पैसा जाने वाला था कंपनीज़ के पास, कॉर्पोरेट्स के पास, वो पैसा अगर आरबीआई के पास जा रहा है देन ऑब्वियसली कंपनीज ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो उससे इकोनॉमी डाउन जाएगी, ग्रोथ कम होगी एंड मार्केट्स भी डाउन जाएंगे। ओके, क्लियर। बिकॉज आरबीआई अगर इंक्रीज़ कर रही है तो बैंक्स तो
ऐसा नहीं है सारा पैसा आरबीआई को दे देगी, बट काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो कंपनीज़ के पास जाने वाला था वो कहाँ जाएगा, अब यहाँ। तो डेट्स वाई इकोनॉमी, ग्रोथ, मार्केट्स तीनों ही डाउन जाएंगे। ओके, एंड कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली क्या होता है, जो मेंटेन करना पड़ता है फंड्स विद आरबीआई। ओके, कैश मेंटेन करना पड़ता है विद आरबीआई, जिसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। एंड उसमें इकोनॉमी डाउन जाती है बिकॉज जो मनी है वो सिस्टम में से हटा के आरबीआई के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। ओके, तो ये है बेसिकली कैश रिजर्व रेशियो का इम्पैक्ट, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। ओके, नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बेसिकली नॉर्मल रेट से अगर बढ़ती जाए, इन्फ्लेशन रेट अगर नॉर्मल है देन कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो होगा ही, इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते टोटल इन्फ्लेशन को। तो इन्फ्लेशन रेट अगर रेट जो कंट्रोल में है तो चलता है, बट अगर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाए देन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। ओके, तो इन्फ्लेशन रेट के लिए भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं, एक हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे हम बेसिकली पता लगा सकते हैं इन्फ्लेशन रेट्स का। एंड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स बहुत काम आती है। इंटरेस्ट रेट्स को कम या ज़्यादा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि काम होता है आरबीआई का। ओके, नेक्स्ट जो है एक और चीज़ होती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये क्या होगा, कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा प्रोग्रेस कर रहा है इसका पता चलता है। ये तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करेगा ही, बिकॉज कई सारी ऐसी कंपनीज होती है जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड होती है, एंड इनडायरेक्टली ये दूसरी कंपनीज पे भी इम्पैक्ट करता है। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा प्रोग्रेस कर रहा है, अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इससे आप देख के बता सकते हैं। ओके, बट इट इज़ अ शॉर्ट टर्म इंडिकेटर, ये काफ़ी शॉर्ट टर्म इंडिकेट करता है, लॉन्ग टर्म के लिए ये इंडेक्स आपको नहीं बता सकता। ये बेसिकली कैलकुलेट कैसे होता है, सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, अपना प्रोडक्शन डाटा जितना जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है, मैन्युफैक्चरिंग की है, वो किसको देती है, मिनिस्ट्रीज़ को। एंड मिनिस्ट्री क्या करती है, एक इंडेक्स नंबर निकालती है जो इंडिकेट करता है हमारा इंडस्ट्री कैसे प्रोग्रेस कर रही है। ओके, तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, अगर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है देन इकोनॉमी भी इंक्रीज़ करेगी, एंड साथ ही साथ मार्केट्स भी इंक्रीज़ करेंगे, बिकॉज मार्केट्स में जो कंपनीज़ है, प्रोडक्शन सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है देन ऑब्वियसली मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिकॉज कई सारी ऐसी कंपनीज़ है जो डायरेक्टली अफेक्ट होंगी मैन्युफैक्चरिंग से, तो इसीलिए मार्केट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर ये इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स अदर देन दिस, बट इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर इंडेक्स का। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर इसका उल्टा करें तो इकोनॉमी डाउन जाएगी एंड मार्केट्स डाउन जाएंगे अगर इंडस्ट्रीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ओके, और वो कैसे पता चलेगा, इस इंडेक्स को देख के। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज जो बजट होता है, जो मेजर पॉलिसीज़ अनाउंसमेंट होती है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनाउंस किए जाते हैं बाय फाइनेंस मिनिस्टर, जो पूरी प्रेजेंटेशन होती है बजट की, उसमें कई सारी पॉलिसीज़ वो बताते हैं, एंड ऑल्सो कुछ रिफॉर्म्स जो आते हैं इकोनॉमिक वो भी बताई जाती है। तो वो भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है कुछ ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ पे, कभी कोई इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट होती है, कभी कोई इंडस्ट्री अफेक्ट होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लें, अभी लेटेस्ट वाला तो आईटीसी का हम ले सकते हैं, जो कि सिगरेट प्रोडक्शन में ज़्यादा है, बिकॉज आईटीसी का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है, वो मेजरली सिगरेट से ही आता है। तो उस केस में अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है, कुछ भी ऐसा आता है बजट में जो ऐसा कहा जाता है कि सिगरेट पे जो ड्यूटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, यानी सिगरेट पे जो ड्यूटीज़ टैक्सेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, देन डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट पे इफेक्ट जाएगा, राइट। कंपनी का जो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो कम होने लग जाएगा, एंड ऑब्वियसली डिमांड इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी, बट थोड़ी इम्पैक्ट ज़रूर करेगी अगर प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। और अगर प्रॉफिट कंपनी को मेंटेन करना है तो प्राइजेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, प्राइजेस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी तो कुछ डिमांड तो इम्पैक्ट ज़रूर होगा। ओके, तो ये जो है ये पर्टिकुलर पॉलिसी डायरेक्टली आईटीसी पे इम्पैक्ट कर रही है, तो इसी को कहा जाता है इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बजट। ओके, यही एक छोटा सा एग्जांपल है, बट और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं। फार्मा सेक्टर पे अगर इम्पैक्ट जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टील सेक्टर, कई सारी ऐसी चीज़ें होती है, जो पॉलिसीज़ होती है जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है इंडस्ट्रीज़ को, एंड उन इंडस्ट्रीज़ में जो भी कंपनीज़ होती है वो अफेक्ट हो जाती है। ओके।